स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। IAS और PCS एग्जाम्स के ट्रेंड किस तरीके से बदल रहे हैं ये आप जानते हैं, और इसी बदलाव को देखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि डेली बेसिस पर आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो सके और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। तो आइए आज की खबरों को देखते हैं। उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत से व्यापार मजबूत, कच्चे तेल के आयात के मामले में इजाफा, अप्रैल मई में कुल आयात में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट जारी, अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, आने वाले महीनों में गिरावट जारी रहने के आसार। और व्यापार घाटे के बढ़ते ग्राफ के बीच सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान, कीमतें बढ़ने से मांग में गिरावट होने के आसार, इंपोर्ट बिल में भी सुधार के संकेत। खबरों को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना यह है कि आप लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि इस बुलेटिन का PDF भी आपको मिले, और इस डिमांड पर हमने काम किया। अब आपको PDF रोज मिल रहा है। आपको करना यह होगा कि अमृत उपाध्याय 007, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है। अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए। रोज डेली बेसिस पर आपको बुलेटिन के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड हो रहा है। आइए अब खबरों की शुरुआत करें। यूक्रेन पर हमले के बाद कई वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कोई एक्शन रूस के खिलाफ नहीं लिया। बड़ी बात यह है कि फरवरी में लगे इन सैंक्शंस के बाद से भारत के इंपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस दौरान रूस भारत के लिए बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उभरा है। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक भारत रूस से जितना क्रूड ऑयल मंगा रहा था, फरवरी के बाद से उसमें रिकॉर्ड 286% का इजाफा हुआ है, जबकि कुछ खास तरह के कोयले के मामले में जनवरी से अप्रैल के बीच 345% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले अप्रैल महीने में भारत की ईंधन जरूरतों का 7.5% यानी 7.5% हिस्सा रूस से इंपोर्ट हुआ। यही आंकड़ा पिछले 5 सालों में 3% या 2% से भी कम रहा। सबसे बड़ी बात यह कि अप्रैल मई में रूस भारत का छठा लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर बन गया, जबकि पिछले कुछ सालों में यह रैंक 20 से 24 रही थी। बात करें फ्यूल इंपोर्ट की, तो 2020 से भारत इराक से सबसे ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है। इसके बाद सऊदी अरब और UAE हैं। अमेरिका पिछले 2-3 सालों में भारत के लिए फ्यूल इंपोर्ट का चौथा बड़ा सोर्स रहा, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में रूस ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है। ओवरऑल इंपोर्ट पर नजर डालें तो हम फिलहाल चीन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। चीन 2018 से ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चीन के बाद वर्तमान में UAE और अमेरिका हमारे बड़े इंपोर्ट सोर्स हैं। ऑयल प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड लेवल पर फिलहाल अमेरिका, रूस और सऊदी अरब सबसे ज्यादा आगे हैं। वहीं सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन चीन, भारत और अमेरिका करते हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक US डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। रुपया अब तक की सबसे कम वैल्यू पर है। फिलहाल $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू 79 के आसपास है। कुछ जानकार बता रहे हैं कि रुपए की वैल्यू में गिरावट आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी। सरल शब्दों में, अगर आज $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू 79 यानी 79 है और 6 महीने बाद यह 81 हो जाती है, तो इसका मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। जबकि अगर 77 हो जाती है तो इसका मतलब वैल्यू में सुधार हुआ है। रुपए की वैल्यू के साथ साथ देश के फॉरेक्स रिजर्व में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। माना जा रहा है कि रुपए की वैल्यू में सुधार लाने के लिए RBI ने जो कदम उठाए हैं, उनके चलते फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई है। आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू डिमांड के साथ साथ उसकी सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू कम होगी। दूसरी तरफ उसी करेंसी की डिमांड बढ़ने से उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ज्यादातर देशों में करेंसी की सप्लाई सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं। हालांकि करेंसी की डिमांड उस देश में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विस के अमाउंट पर निर्भर करती है।
फॉरेक्स मार्केट में देखें तो रुपए की सप्लाई इंपोर्ट्स की डिमांड पर निर्भर करती है। लिहाजा अगर तेल जैसी वस्तुओं का आयात बढ़ता है तो फॉरेक्स मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका उल्टा असर उसकी वैल्यू पर पड़ेगा। एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि रुपए की वैल्यू में इस साल तेजी से गिरावट क्यों आ रही है। दरअसल इस साल के मार्च महीने से यूएस फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क रेट बढ़ाता जा रहा है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा रिटर्न पाने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा खींच रहे हैं और यही पैसा बाद में अमेरिका में वापस ला रहे हैं। इससे भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। यही हाल कमोबेश यूरो और येन जैसी करेंसीज का है। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। वजह है केंद्र सरकार ने सोने के बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को काफी बढ़ा दिया है। केंद्र ने आज सोने पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5 से बढ़ाकर सीधे 12.5% कर दिया। इसके साथ ही इस पर 2.5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लिया जा रहा है, जिससे इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी 15% हो जाएगा। इस फैसले के बाद सोने की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे डिमांड कम होने के आसार हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ जानकार सोने की तस्करी बढ़ने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बता दें कि गोल्ड के कंजम्पशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और बड़ी बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट ही करता है। इससे न केवल देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है बल्कि रुपया भी कमजोर होता है। गौरतलब है कि इस साल मई में देश का ट्रेड डेफिसिट $24.29 बिलियन हो गया, जो कि एक साल पहले करीब $6 बिलियन ही था। इसमें सोने के आयात की बड़ी भूमिका रही है। सरकार ने यह फैसला वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट को देखते हुए भी लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोने के रिसाइकलिंग के मामले में 2021 में भारत चौथा बड़ा देश रहा था। साथ ही गोल्ड इंपोर्ट 2021 में अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर रहा। वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड माइन प्रोडक्शन के मामले में चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े देश हैं। भारत में गोल्ड माइन प्रोडक्शन की बात करें तो 2020 में यह केवल 1.6 टन था। हालांकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस आंकड़े को 20 टन पर ईयर पहुंचाने की क्षमता है। भारत में सोने की खदानों के सबसे बड़े भंडार बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में हैं। केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के जरिए एलटीई यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही C.Core यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स कोर के साथ ही 4G और 5G प्रोटोटाइप्स के इंटीग्रेशन के लिए भी फंड किया जा सकेगा। आपको बता दें कि USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत रूरल और अर्बन एरियाज में टेलीकॉम सेक्टर में नई तकनीक लाने के लिए पहले से ही 4 पायलट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जा रही है। USOF भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत एक फंड है। इसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत एक स्टैट्यूटरी फंड का दर्जा दिया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह फंड सभी लोगों को सेवा मुहैया कराने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों और गांवों में खासकर टेलीकॉम सर्विस पहुंचाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए ही सरकार ने 1999 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत टेलीकॉम लाइसेंसेस से यूनिवर्सल एक्सेस लेवी चार्ज करके इस फंड को बनाया जाना था। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी सभी टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला रेवेन्यू का कुछ हिस्सा है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के न्यूज कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।